गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के एसएसटी का 14 चैप्टर पढ़ेंगे एनआईएस स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहला है यहाँ पे 14 चैप्टर में जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो फाइनल पेपर में देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे कौशल के बारे में दिया गया है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं कौशल के बारे में दिया गया है और क्रियाकलाप के बारे में दिया गया है, जो एक्टिविटी है। तो कौशल में देखेंगे कि आत्मबोध के बारे में पढ़ेंगे। आत्मबोध का मतलब होता है कि जो जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन, जो चैप्टर का नाम है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हम हासिल करेंगे। फिर इसके बाद समालोचनात्मक सोच देखेंगे इसका कि किस तरह से यह पॉजिटिव है या निगेटिव है। समालोचनात्मक होना चाहिए, आलोचनात्मक व्याख्या भी हो सकता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले दूसरे बुक्स के अंतर्गत, हिंदी के बुक के अंतर्गत। फिर उसी प्रकार से समस्या क्या क्या होती है इसमें और समाधान क्या है, दोनों चीज़ पढ़ेंगे, समस्या और समाधान। दूसरा प्रभावी संचार जो है उसके बारे में। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दबाव सह पाना, कि दबाव कितना लोग सह पाता है, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखेंगे। दूसरी तरफ एक्टिविटी में देखेंगे कि छोटे परिवार के नियमाचार तथा महिलाओं को समानता, कि किस प्रकार से छोटे परिवार में जो महिलाओं को समानता किस आधार पर है, मिला है या नहीं है, उसके अनुसार से हम इसके अंतर्गत जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे कि संसाधन के बारे में, संसाधन के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संसाधन के बारे में समझेंगे कि संसाधन होता क्या है, संसाधन क्या है। तो संसाधन का अगर अपनी तरफ से जो अगर परिभाषा दें तो यह हो सकता है कि एक ऐसी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। यह संसाधन जो है वो जैविक और अजैविक पर्यावरण से हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या कि जैविक और अजैविक जो पर्यावरण है उससे हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, उसको ही हम संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे संसाधन बहुत सारा है, जैसे हमारे जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वही हमारा संसाधन है। जैसे हमें एक जगह से दूसरे जगह अगर हमें जाना है तो हमें जल्दी पहुंचना है, तो हम देखते हैं कि मोटर व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, वायुयान का इस्तेमाल करते हैं, ये सब सारा संसाधन है। अब हम इसमें अर्थ थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में बताया है कि किसी भी देश में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या जो है वो जनसंख्या कहलाती है। मतलब क्या कि जिस देश में जितने लोग उपलब्ध हैं, रहते हैं, वे लोग उस देश की जनसंख्या कहलाया जाता है। कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिल्ली में हम लोग रहते हैं और दिल्ली में लोगों की संख्या जो अगर 1 करोड़ है तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ है। ये पूरे दिल्ली की जनसंख्या मानी जाएगी, ये कोई दूसरे राज्य की जनसंख्या नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में, चूँकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली का जो है, दिल्ली का ही जनसंख्या जो है 1 करोड़ है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कई राज्य में जितने लोग रहते हैं उस राज्य की उतनी ही जनसंख्या होगी। तो उसी प्रकार से भारत में हर 10 वर्षों में ये जो है इसकी गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? जनसंख्या की गणना की जाती है। और ये क्यों की जाती है? क्योंकि जानकारी हासिल करने के लिए कि हमारे देश में जनसंख्या किस तीव्र गति से, कितने तेज़ी से बढ़ रही है, और जनसंख्या कितने तेज़ी से बढ़ रही है तो उस जनसंख्याओं में हम देखते हैं कि कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, उसके बारे में हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है कि प्रशिक्षित, विकसित, उत्पादक तथा स्वयं मानव जो है संख्या देश की संपत्ति है।
आप जानते हैं कि जो देश की संपत्ति जो है वो मानव भी है, मानव है, स्वास्थ्य है, उत्पादक है, विकसित है, प्रशिक्षित है, ये सारा चीज़ जो है वो देश की संपत्ति है। जो कि आपको पता है, अगर हम कह सकते हैं जो कई ऐसे मशीन का जो निर्माण जो है वो हम कह सकते हैं मनुष्य ने ही किया है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का, क्योंकि जब जानते हैं कि जब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जब हमें लगा कि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमें कोई ऐसे साधन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हमें कम समय लगे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मोटर बाइक का इस्तेमाल किया, बनाया उसको, फिर इसके बाद बस को निर्माण किया, फिर ट्रेन बनाया। तो ये सारा चीज़ जो है, जो मानव जो संख्या जो है वो देश की सबसे संपत्ति है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आगे पढ़ेंगे, यह संपत्ति सबसे बड़ा संसाधन है। ये संपत्ति जो है वो सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि संसाधन मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि संसाधन जो है वो मानव द्वारा ही विकसित किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे विश्व के अंतर्गत आप देखते हैं किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत कौन करता है, अचानक तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगा नहीं, वहाँ के जो लोग ही उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देते हैं। चाहे कोई साइंटिस्ट है या कोई कह सकते हैं डॉक्टर है, या हम कह सकते हैं कोई टीचर हैं, ये लोग अपनी अपनी जो उनका पोस्ट है, जब उनका जो कार्य है उसको बखूबी तरीके से निभाते हैं, जिसके कारण से हम कह सकते हैं ये जो मानव के द्वारा जो है वो विकसित किया जाता है, और इससे किसी देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसीलिए हमारी विशाल जनसंख्या को राष्ट्र के एक बड़े संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो हमारी जो विशाल जनसंख्या को राष्ट्र के एक बड़े संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या जो है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का दूसरा स्थान है, लेकिन तब पर भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो रही है। नहीं होने का कारण यह है कि कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं में या लोगों की अवेयरनेस में कमी है, जागरूकता में कमी है, इसीलिए सरकार जो है उसको मजबूती करने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। तो सरकार समय समय पर क्या करते हैं कि इसको मजबूती करने के लिए सरकार के द्वारा कई योजना जो है वो लागू किया जाता है। तो इसीलिए जो हमारे देश का जो विशाल जनसंख्या है, जो यहाँ पे लिखा गया था कि हमारे देश की जो विशाल जनसंख्या है वो राष्ट्र को एक बड़े संसाधन के रूप में परिवर्तित कर किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अत्यधिक प्रयास करनी पड़ेगी, वो चाहे सरकार को हो चाहे व्यक्तियों को हो। तभी तो सरकार जो है वो क्या करते हैं, सरकार अपनी समय समय पर योजना लागू करते हैं, उस योजनाओं के तहत उन लोगों को लाभ पहुंच सके जो लोग इसके जो है वो कह सकते हैं इसकी आवश्यकता है उन लोगों की। तो इसके लिए सरकार सबसे पहला जो शिक्षा का प्रसार जो है, शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती है। ये अपना हर एक देश की हो सकती है, हर एक देश की जो है संसाधन को मजबूत करने के लिए वहाँ की सरकार जो है देखते हैं कि हमें किस क्षेत्र पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, उसी क्षेत्र पे वो लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर अगला पॉइंट यहाँ से पढ़ेंगे, बहुत सी सुविधाएं जैसे कि परिवहन, संचार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, खनन, उद्योग मानवों द्वारा की गई विकसित फिर इसके बाद किए जाते हैं। यह सभी मानव के दिमाग के उत्पाद है। उन्होंने हमारे जीवन को हर तरह से सुखद बनाया है। इसीलिए अत्यधिक से अत्यधिक लोगों को सुरक्षित मानव संसाधन में परिवर्तित करने के लिए सरकार को काफ़ी आर्थिक निवेश करना होगा। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे यह दिया गया है कि बहुत सी सुविधाएं जैसे कि परिवहन, तो जितना भी हमारे पास सुविधाएं हैं वो सुविधाओं को किसने दिया है, किसने किया है,
वो मानव के दिमाग की ही उत्पाद है। मतलब क्या कि मानव का सोच ही है, मनुष्य का सोच ही है कि आज हम देखते हैं कि कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे या आज हमारे पूर्वज कभी सोच नहीं सकते थे कि आने वाले समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक वायु के द्वारा हवा में क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। एक क्या कर सकते, एक वाहन का इस्तेमाल कर सकता है, जो एक वाहन का इस्तेमाल कर सकेगा कि जो वो वायु में चलेगा। तो हम कह सकते हैं ये किसका दिमाग है, तो ये मानव के उत्पाद का ही, मतलब कि मानव के ही दिमाग है जो इन्होंने ऐसे से खतरनाक जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि जो सोच को उन्होंने क्या किया, एक तब्दील कर दिया, जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग आधुनिक जीवन में करते हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कई ऐसे चीज़ें मानव के द्वारा जो है वो तैयार किया जाएगा जो विश्व इसका जो है लाभ उठा पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं जिसके लिए सरकार की ये आवश्यकता होती है, ये सरकार की हम कह सकते हैं कि जरूरी है कि सरकार जो है उन मानवों को, उन व्यक्तियों को जो है सुरक्षित जो है वो एक परिवर्तित किया जाए, ताकि देश की जो आर्थिक स्थिति या देश का जो संसाधन का जो है वो विस्तार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। इसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर हमारे देश की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या से सबसे ज़्यादा है, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति में हम कह सकते हैं कि कई स्तर पर जो है वो कमज़ोर है। तो ये क्यों है, इसका क्या कारण है? इसका कारण कहीं ना कहीं जो है वो हम कह सकते हैं सरकार की योजना में कमी है, सरकार के निवेश में कमी है। सरकार की सही दिशाओं में जो है वो निवेश करना चाहिए, ताकि उस निवेश का उन व्यक्तियों को फायदा मिल सके जिन व्यक्तियों की आवश्यकता है, जिसके कारण से हमारा देश जो है वो मजबूत हो सकता है, हमारे देश की जो संसाधन है वो मजबूत हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि हमारे देश की जनसंख्या का हम देखेंगे कि 40-60% जो लोग हैं वो क्या है, साक्षर नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप जानते हैं कि जो एजुकेशन इज़ द इम्पोर्टेंट पावर ऑफ अस, हमारे लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एजुकेशंस को, मतलब शिक्षा को हमें मजबूती करनी चाहिए, शिक्षा को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि शिक्षित होकर के वो व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्थाओं में जो है अपना योगदान दे सके। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे अब जनसंख्या के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जनसंख्या को कई पार्ट में इसको बांटा गया है। एक जनसंख्या का वितरण, यहाँ पे देखेंगे आप स्क्रीन पे, एक जो है जनसंख्या का वितरण है, फिर इसके बाद जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या की वृद्धि है, जनसंख्या की संरचना है, आयु संरचना है, लिंग संरचना है, शहरी गांव संरचना है, साक्षरता है। ये सब सारा चीज़ जो है ये जनसंख्या को जो है एक डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में दिया गया है। तो मैं पहले एक ही पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेता हूँ, यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो है यहाँ पे दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि जन्म दर में कितना हुआ, मृत्यु दर में कितना हुआ, प्रवासन में कितना हुआ, सामाजिक आर्थिक में जो है इसमें दिया गया है इतना दे रखा है, सामाजिक आर्थिक में किस तरह से वृद्धि हुई है, और शिक्षा में शिक्षा का निम्न स्तर, स्वास्थ्य पोषण का असंतोषपूर्ण स्तर, गरीबी, ये सब सारा चीज़ जो है ये जनसंख्या वृद्धि का जो है कारण एक तरह का कहा जा सकता है। तो आप सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जानकारी हासिल कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। अब अपना दायरा फैलाएं, ये जो पॉइंट्स है अपना दायरा फैलाएं, इसमें दिया गया है भारत में जनसंख्या जो है नीति, जो यहाँ पे दिया गया है 1900 मतलब क्या कि 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाकर परिवार नियोजन पर बल दिया, और कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म दर को कम करना था।
तो सबसे पहला देखेंगे कि 1952 में 1952 में जो भारत जो है वो दुनिया का सबसे पहला देश बना जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपना करके एक परिवार नियोजन पर बल दिया, जिसका तात्पर्य था कि जनसंख्या को रोकना, इसमें जन्म दर को जो है कम करना जो है इस नीति का जो है मेन उद्देश्य था। क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे देश की आर्थिक स्थिति पर इसका जो है एक तरह का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने ही 1952 में एक नीति बनाई थी, जिस नीति का मेन उद्देश्य था कि परिवार नियोजन पर बल देना, मतलब क्या कि जनसंख्या को कंट्रोल करना। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार करना है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया होगा कि आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य जो है मेन उद्देश्य यही है कि देश की आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत हो, किस चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने पर हमारे देश की हालात सुधर सके, तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाना जो है एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो 2000 में जो किया गया था, 2000 ईस्वी में किया गया था। इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह की जो है जनसंख्या जो है हमारे देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा है, शिक्षा का स्तर कितना ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं गरीबी की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग जो है स्वास्थ्य जो है कितने लोगों का ठीक नहीं है, ये सब सारा चीज़ जो है इस नीति का मेन उद्देश्य था। अगला पॉइंट है भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण। आप पढ़ेंगे इसके अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है, यह महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना तथा निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों तक जैसे घर, स्थानीय स्तर, क्षेत्र, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भागीदारी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका तात्पर्य है कि भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को स्थिति को मजबूत करना। चूँकि भारत में आप देखेंगे कि भारत के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी, या अभी भी खराब है, वर्तमान समय में भी खराब देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत की जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लोगों का सोच जो है महिलाओं के प्रति बिल्कुल जो है वो नकारात्मक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामाजिक जो परिस्थिति है, जो पूर्वजों का सोच है, वो सोच वर्तमान समय के परिवारों पर हावी हो रखा है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, सकारात्मक कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण करना इसलिए मुख्य उद्देश्य है क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जितना योगदान पुरुष कर सकता है उससे कई गुना ज़्यादा योगदान जो है महिला कर सकती है। इसीलिए अगर हम देश की स्थिति को मजबूत करना है तो महिला और पुरुष को समान अधिकार देना पड़ेगा, और चाहे वो किसी भी संस्था के अंतर्गत महिलाओं को समान दायित्व देनी पड़ेगी जितना दायित्व पुरुष का है। तो इसीलिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए स्थानीय शासन 1992 में एक संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, जिसका तात्पर्य था कि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने के लिए वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत किया गया,
कि महिला जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो मुखिया के स्तर पर हो, चाहे प्रधान के स्तर पर हो, वो चुनाव लड़ सकती है और देश के लोकतंत्र के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं देश की आर्थिक स्थिति में या समाज को मजबूती करने में वो अपना योगदान दे सकती है। तो इस तरह से भारत में जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कई ऐसे सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसको लेकर के आज हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वो पुरुष से कदम मिला करके आगे बढ़ती हैं और देश ही नहीं विदेश में भी जा कर के जो महिलाएं जो है अपना जो है अच्छी तरह से जो है स्थिति को मजबूत करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भूमिका निभाती है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा और संसाधन के बारे में पढ़ा, महिलाओं के थोड़ा स्थिति के बारे में यहाँ पे जानकारी हासिल किया कि महिलाओं की स्थिति जो है मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है और सरकार ने ऐसा क्यों महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है एक्टिविटी में, मतलब कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जनसंख्या के घनत्व की गणना कीजिए जब किसी जिले की कुल जनसंख्या 42,000, यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी जनसंख्या जो है किसी भी देश की या किसी भी राज्य की जनसंख्या जो है वो 4,25,000 है तथा इसी जिले का क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है, तो इसके घनत्व के बारे में जानकारी कैसे हासिल करेंगे। तो सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे कि लोगों की कुल जनसंख्या, यहाँ पे दिया गया है कि लोगों की कुल जनसंख्या बटे में वहाँ पे उसी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो दिया गया है कुल जनसंख्या कितना है 4,25,000 है, तो यहाँ पे 4,25,000 देंगे और बटे में 800 वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पे 800 वर्ग किलोमीटर लिखेंगे और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा तो प्रति वर्ग जो है वो वहाँ पे क्षेत्रफल जो जनसंख्या का जो है वो निर्धारित हो जाएगा कि 1 वर्ग स्क्वायर फीट में या 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इतने लोग जो है वो रह रहे हैं। तो ये एक तरह का क्या है जनसंख्या घनत्व इसको कह सकते हैं। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे जन्म दर के बारे में दिया गया है कि मृत्यु दर के बारे में दिया गया है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो थैंक यू।